कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेसेस को कैश रिच करना है और ये मिशन कैसे बना आपका? प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना काफी है। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना काफी नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपके अनुभव से सबसे बड़े कैश फ्लो चैलेंजेस क्या हैं और क्यों हैं? बहुत से लोग रियल एस्टेट के अंदर कहाँ पर फंस गए हैं, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के चक्रव्यूह के अंदर। इन्वेंट्री का कैश फ्लो से क्या कोरिलेशन है इन रियल एस्टेट सेक्टर? यहाँ पर नॉट ओनली ये इम्पोर्टेंट है कि इन्वेंट्री टोटल प्रोजेक्ट में लगनी कितनी वाली है, बल्कि आ किस समय पर रही है और उसकी यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। फाइनेंस कंट्रोलर ठीक है, जिसको कुछ लोग अकाउंट हेड बोल देते हैं, कुछ लोग सीनियर अकाउंटेंट बोल देते हैं। तो आप बात कर रहे हो कैश फ्लो को डैशबोर्ड्स की और फोरकास्टिंग की, तो सुन के ही बड़ा अनइमेजिनरी सा लग रहा है। ऐसा कैसे? अंकुर भाई, कटु सत्य तो यही है। आप इसको सक्सेस का नक्शा क्यों बोलोगे? सक्सेस का नक्शा इसलिए है कि वेलकम टू दी बिल्ड लेगेसी शो, जहां होती है रियल बात रियल बंदों के साथ। सो टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड, someone who I know very closely because of a very simple reason, that he does not just touches someone's business, but he really gets the real magic in their business. Means, very simply, the magic in the business lies only and only in cash. If a business is cash rich, I am very sure that the business owner's life is going to be filled with joy. So today I have someone who's known as India's leading cash flow expert. He's been covered by so many national channels. He's authored multiple books and he has helped thousands of business owners to become cash rich, and he has helped several real estate developers to really make their projects cash rich. So, thank you so very much, Jagmohan Bhai, for being here at our Build Legacy show where we have real baat, real bando ke saath. So, thank you so much for accepting my personal invitation to be at this show and taking out this time for our podcast. So, the only intention is to add lots of value to the real estate developer's life and to solve many problems which a lot of developers face related to cash flow. Simple, सीधी बात. So, सबसे पहले वो कहते हैं sales is vanity, profit is sanity, and cash flow is reality. So cash is reality. So why cash flow, Jagmohan bhai? I would love to understand your story behind cash flow को ही क्यों चुना और कुछ क्यों नहीं? थैंक यू सो मच अंकुर भाई फॉर हैविंग मी हियर टुडे। कैश फ्लो को इसलिए चुना, अब देखो सारी दुनिया ना भाग रही है एक पीस ऑफ माइंड के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए, एक शांति के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। अच्छा, आप ना किसी भी टूल्स, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस की बात कर लो, जितना इमीडिएट हैप्पीनेस कैश फ्लो देता है ना, उतना कोई नहीं देता। चलो, कोई परेशान है, उसके हाथ में ना ज़रा 500-500 के नोट की गड्डी रख के देखो ज़रा। उसको बोलो कि ये आपके थे, वो जो मैंने आपके पिताजी से लिए थे, देने हैं। उसके चेहरे की स्माइल देखना, ये जो कैश फ्लो है ना, मतलब दिस इम्पैक्ट नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, एनीबॉडी हू इज़ एसोसिएटेड विद दैट वन। अगर रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, मैं कहता हूँ है। लव इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रा इसके अंदर थोड़ा-सा कैश फ्लो का तड़का लगाना ज़रा, इन तीनों के अंदर ना एक गज़ब का टेस्ट आ जाएगा। तो मेरी मुलाकात भी कैश फ्लो से तब हुई जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशनल कोर्स किया इन द ईयर May 2000। स्टार्टिंग तो 1997 में हुई थी एंड इन 2000 आई बिकम सीए। तो बस वहाँ से जब नंबर्स के अंदर चले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मुझे बड़ा प्यारा लगा। वही था जो कैश फ्लो के बारे में बात करता था। बस वहीं से दोस्ती हुई। फैंटास्टिक। और आगे आपकी जर्नी में कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेसेस को कैश रिच करना है और ये मिशन कैसे बना आपका? वुड लव टू नो दैट। देखो, ये मिशन ना बाय एक्सीडेंट बना, सडनली बना। जैसे जब मैं 21 ईयर का था तो सीए बन गया। अब सीए बनने के बाद तो मैंने कभी सोचा थोड़ी था कि मैं कैश फ्लो एक्सपर्ट बनूंगा, कभी भी नहीं सोचा था। 21 ईयर में सीए बनने के बाद जब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ऑडिट करना, टैक्स ऑडिट, सीएमए डाटा, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बैंक फाइनेंसिंग, सी फॉर्म, एच फॉर्म, सेल टैक्स, असेसमेंट, आईटी एटी, ये सारे काम होते थे, राइट।
क्योंकि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यही सारे काम करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। इन वन ऑफ द इवनिंग मेरे एक क्लाइंट जब ऑफिस में आए ना, इनफैक्ट आए भी नहीं थे, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि जगमोहन पार्किंग में हूँ, आके यहाँ पर मिल। मैंने कहा जब पार्किंग तक आ ही गए हो तो ऊपर क्यों नहीं आते? तब उनकी जो आवाज़ में जो दर्द था, भारीपन था, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे पार्किंग में बुलाया ना, तो मैं नीचे चला गया, उनकी गाड़ी में बैठा, पास के एक रेस्टोरेंट के अंदर गया। तो एक्चुअली वो उस दिन पता क्या आए थे? सुसाइड करने आए थे। माय कहते गॉड! आखिरी बार मिल लूँ अपने सीए से, कोई नंबरों का हिसाब है तो बता दे। तो या तो मैं आज रात सुसाइड कर लूँगा, तो या मैं देश छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि अब ना ये कैश फ्लो का प्रेशर ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तब मुझे पहली बार ऐसा पता लगा कि ये कैश फ्लो किसी की जान भी ले सकता है। उसकी लाइफ, वाइफ की लाइफ, बच्चों की ज़िंदगियाँ, एम्प्लॉई को टाइमली सैलरी ना मिलना, वेंडर का परेशानियाँ। तो फिर जब उसकी बात को समझा तो मैंने उसकी गाड़ी में ना उसके घर ही चला गया। उसकी वाइफ से मैंने बात की कि आज मैं भी यहीं पर ही सोऊँगा, और किसी तरीके से हमने वो रात निकाली। और सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर जैसे बातचीत होनी शुरू हुई, तो अगले 6 महीने हमने धीरे-धीरे जिस तरीके से कैश फ्लो के एरिया के ऊपर काम किया ना, तो आज उसका बिज़नेस कैश रिच है, वाओ! प्रॉफ़िटेबल है, सब लोन-वोन ख़त्म हो गए हैं, और लाइफ़ एकदम अमेज़िंग हो गई। उसी जर्नी के दौरान अंकुर भाई, जब उनकी वाइफ़ ने कहा था कि जगमोहन ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो जैसे आपने मेरे पति के साथ काम किया है, तो वैसे ही देखो कितने ही ना जाने लोग होंगे इस दुनिया के अंदर जो इस लाइफ़ से इम्पैक्ट कर रहे होंगे। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बनकर आ गया मेरी लाइफ के अंदर, तो बस फ़ोकस हो गया कैश फ्लो के ऊपर। फैंटास्टिक, दैट्स सो अमेजिंग। तो जगमोहन जी, मुझे मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस हर कोई बनाना चाहता है, तो क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना काफी है? प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बनाना काफ़ी नहीं है, ना केवल प्रॉफ़िट चाहिए, उसके अंदर ए एंड डी कैश रिच चाहिए। द बिज़नेस हैज़ टू बी प्रॉफ़िटेबल एंड कैश रिच। मान लीजिए प्रॉफ़िट है, लेकिन कैश फ्लो नहीं है, अरे! जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो कैश फ्लो है ना, वो बिज़नेस का ऑक्सीजन है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ जगमोहन प्रॉफ़िट इम्पोर्टेंट है कि कैश फ्लो इम्पोर्टेंट है? तो मैं बोलता हूँ देखो प्रॉफ़िट तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कैश फ्लो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी मुझे चूज़ करना पड़े, चॉइस आ जाए ना मेरे सामने, तो मैं कैश फ्लो को चुनूँगा, ऑक्सीजन को चुनूँगा, जीना भी तो है। इसको एग्जाम्पल देके बताओ जरा कोई। एग्ज़ाम्पल देखिए, आपने ₹8,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा, 10,000 में बेच दिया, 2,000 का प्रॉफ़िट। तो मैंने कहा वाह अंकुर भाई, 2,000 का प्रॉफ़िट है, चलो ₹1,000 का कुछ पार्टी हो जाए। अरे! ये 2,000 है कहाँ? वेयर इज़ माय प्रॉफ़िट? ₹8,000 का जो मोबाइल खरीदा था, वो तो पैसे दे के खरीदा था, और जो 10,000 में बेचा, उसके पैसे तो 3 महीने के बाद आने हैं। तो 2,000 का प्रॉफ़िट नहीं है, उल्टा ₹8,000 का कैश फ्लो नेगेटिव है, घर से लगे हुए हैं। करेक्ट। तो आपने कहा पार्टी देनी क्या है, पार्टी तो लेनी है। तो प्रॉफ़िट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो भी बिज़नेस के अंदर हो। तो जगमोहन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब मैं डेवलपर से बात करता हूँ तो आई फील द सेम पेन ऑफ कैश स्कासिटी। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपके अनुभव से सबसे बड़े कैश फ्लो चैलेंजेस क्या हैं और क्यों हैं? रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा कैश फ्लो का चैलेंज है ना, देखिए, जो पुराने हैं वो तो उन थंब रूल को जानते हैं, उन प्रिंसिपल्स को जानते हैं, और बिजनेस में डटे पड़े हैं। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नए खिलाड़ी रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर आते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। जो पहला थंब रूल है ना, जिसको फॉलो नहीं कर रहे, कि एक प्रोजेक्ट लगाना है, लैंड के पैसे अपने नहीं हैं, और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में खड़ा करना चाहता है, तो कम से कम उसके अपने खुद के ओन्ड कैपिटल, लैंड तक के पैसे तो चाहिए ना। उसके बाद देखो कैसे सर्कुलेशन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, कब बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, कब कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, कब आप उसको स्मूथली डिलीवर कर जाओगे, एक नए प्रोजेक्ट में एंटर कर जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? लैंड भी कोलैबोरेशन के अंदर है। अगर कोलैबोरेशन के अंदर भी है, तो उसके मनी और कैश फ्लो का फाइनेंशियल क्लोज़र नहीं किया हुआ। दूसरी बड़ी गलती, पहली गलती क्या है? कि लैंड नहीं थी, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। दूसरी करेक्ट। गलती, चलो लैंड है भी, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उसका
फाइनेंशियल क्लोजर का मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से टोटल कितने समय में चलेगा, मेरे और कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, बैंक से कितना लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर कितना लगेगा, बुकिंग के पैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कब करेंगे, कब मेरे कस्टमर से पैसे आएंगे और कब कब किस किस समय के ऊपर मुझे पीक मनी की रिक्वायरमेंट होगी और कब मिनिमम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। जब सरप्लस पैसा मेरे पास आएगा तो उसका करूँगा क्या, और जब चाहिए होंगे उसका फाइनेंशियल क्लोजर आएगा कहाँ से, उसकी अरेंजमेंट ना करना और बस रियल एस्टेट के बिजनेस में चले जाना कि ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लगेंगे 350 करोड़, बिकेगा 400 में, 50 करोड़ का प्रॉफिट है। बस यही ग्रीड या फियर जो है उन बिजनेस डेवलपर को, जो कि फाउंडेशन रूट और कैश फ्लो से नहीं जुड़े हुए, वो गलती कर जाते हैं। ये फाउंडेशन लेवल के ऊपर है। फैंटास्टिक। और जिन आपने कुछ बोला कि जिन डेवलपर्स ने थंब रूल को समझ लिया है, तो क्या उन लोगों को ये सक्सेस मिली है? जिन लोगों ने थंब रूल को समझ लिया है तो वो इन दो को तो पकड़ गए, लेकिन बहुत से लोग रियल एस्टेट के अंदर कहाँ पर फंस गए हैं, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के चक्रव्यूह के अंदर ऐसा फंस गए हैं, ऐसा फंस गए हैं कि उनका ये कहना है कि जगमोहन कुछ ऐसे रीज़न हैं जो बियॉन्ड ओवर कंट्रोल हैं। मैं कहता हूँ बियॉन्ड ओवर कंट्रोल नहीं है, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री का नेचर ही है कि प्रोजेक्ट डिले हो गया है, कुछ सप्लाई अभी लिफ्ट की मेंटेनेंस की अभी होनी थी, अभी हुई नहीं है, गवर्नमेंट का अप्रूवल रुक गया है, आईडीसी ईडीसी चार्जेस लगने थे, उसके ऊपर कोई मैप सैंक्शन होने थे। इस तरह की चीज़ें, कभी कॉस्ट ओवररन हो जाता है, कभी आप देखो जो कमोडिटीज़ हैं, स्टील के, सीमेंट के रेट बैकग्राउंड में बढ़ गए हैं। तो इन सीज़नल रेट की फ्लक्चुएशन के अंदर वर्किंग कैपिटल के एस्पेक्ट को ना समझना एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि वो कैश फ्लो की फोरकास्टिंग नहीं कर रहे, प्रोजेक्शंस नहीं कर रहे, एस्केलेशन क्लॉज़ नहीं है, सप्लायर के साथ एंड टू एंड जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर इसका कोई क्लॉज़ नहीं है। तो गलती कहाँ पर हो रही है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर कैश फ्लो की फोरकास्टिंग और रियल एस्टेट की जो इनहेरेंट मिस्टेक्स हैं उसको कंटीजेंसी का प्रोविज़न ना लेने की वजह से और सारा का पैसा लिमिटेड रिसोर्स एक ही प्रोजेक्ट में लगा देने की वजह से, या उस प्रोजेक्ट का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देने की वजह से, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की गलतियां हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो अगर किसी डेवलपर को अगर वर्किंग कैपिटल को ठीक तरीके से मैनेज करना हो, तो उसके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, सबसे पहले ना उसको सेवा भाव से ऑपरेट करना होगा। वाओ! उस प्रोजेक्ट के साथ में अपने आप को डिटैच करना होगा और उस प्रोजेक्ट को एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट समझते हुए उसकी एक प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी शीट बनानी होगी और उसको ट्रैक और मॉनिटर करना होगा वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, माइलस्टोन के बेसिस के ऊपर। उसको अपने स्पाइक्स काउंट करने होंगे कि हाईएस्ट स्पाइक क्या हो सकता है जब मैक्सिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और सरप्लस मनी का क्या करना है। तो उस शिद्दत के साथ में जब एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो चलेंगे तो आएगा। साथ में एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो रियल एस्टेट जानते हैं जो पुराने हैं और मुस्कुरा रहे हैं। रियल एस्टेट में वही कामयाब है, ये बड़ी राज की बात है, आज आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। वही रियल एस्टेट वाला सक्सेसफुल है जिसने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हुए अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। हुँ, शायद वो 3, 5, 7 या 15 ऐसे पक्के मित्र हैं जो कई सालों से एक दूसरे को करेक्ट। जानते हैं। देखो, पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हमें सीमेंट सरिया परचेज करने के लिए ना उस फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ना केवल हो सकता है हमें मनी की रिक्वायरमेंट हो सकता है बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट हो। तो वहाँ पर ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, वो आपको फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली मदद करता है। तो ये बैकअप भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ज़रूरी है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वाओ! दैट वाज़ वेरी एनलाइटनिंग। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं और क्या बेस्ट सोर्स और चीपेस्ट सोर्स है आपके हिसाब से? देखिए, वर्किंग कैपिटल का सबसे बेस्ट और चीपेस्ट सोर्स जो है वो उसका बिज़नेस मॉडल है। म वॉव!
क्योंकि कि बिजनेस मॉडल ही वर्किंग कैपिटल का बेस्ट। ओके, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप देखिए कि कुछ ऐसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जिन्होंने मार्केट के अंदर अपना नाम बना दिया जिन्होंने अपना नाम। तो कई बार आपने सुना होगा कि कोई गोदरेज का प्रोजेक्ट आया, तो जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया तो 5 मिनट के अंदर ही उसकी बुकिंग बुकिंग होकर हो गई, करेक्ट। निकल गई। तो इस तरह से ब्रांड जिनका बन गया, तो उनके लिए तो लॉन्च करना है तो बिजनेस मॉडल ही कैश फ्लो का अरेंज कर देता है। करेक्ट, तो यहाँ से बुकिंग आती रहती है और काम होता चला जाता है। करेक्ट। तो जहाँ पर खुद अपने ब्रांड का नेम नहीं बना हुआ, तो कोई बात नहीं। तो आप बहुत डीप जाकर देखोगे तो पैसा अरेंज करने के लिए ना बहुत सारी रिनाउंड ऑल ओवर इंडिया और इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल के ऊपर स्पेसिफिकली अमेरिका में इस तरह की एजेंसीज हैं। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टर टाइप के नाम से कुछ कंपनियां हैं। तो वो अंडरराइट करती हैं आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। तो आप बिल्डर हो, डेवलपर हो, उस मार्केट एजेंसी के साथ में टाई अप करते हैं। तो उनसे एक अप फ्रंट आप पैसे लेते हैं, उनको एक राइट असाइन करते हैं, वो मार्केट में सेल करते हैं। तो दूसरा तरीका ये रहता है। तीसरा तरीका इसके अंदर द काइंड ऑफ बुकिंग आप मार्केट के अंदर दे रहे हो, क्या वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और जब आपने लॉन्च एक मिनिमम बुकिंग अमाउंट से किया, तो ऐसे बहुत सारी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो फाइनेंस जो है वो डायरेक्टली आपके कस्टमर को करेंगी, लेकिन पैसा आपके पास आएगा। उसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि मैंने अपना ब्रांड बना के पैसा ले लिया, कि आगे मार्केटिंग एजेंसी से टाई अप करके ले लिया, या मैंने सीधा का सीधा कस्टमर के नाम पे करवाया। उसके बाद फिर 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टोटल 23 तरीके हैं, 23 तरीके हैं वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के। टॉप के 3 मैंने आपको बताए। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। तो मेरा अगला सवाल जगमोहन जी ये रहेगा आपसे कि प्रोजेक्ट डिलेज क्या कैश फ्लो को इम्पैक्ट करता है? पूरी तरह से कैसे? जब प्रोजेक्ट डिले हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आप इन्वॉइसिंग नहीं कर सकते। अगर आप इन्वॉइसिंग ही नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से कलेक्शन कैसे आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर हैं, जैसे आपने इक्विपमेंट हायर किए हुए हैं, उसका तो रेंट है, शटरिंग का रेंट है, सैलरी है, लेबर है, सिक्योरिटी है, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम बाउंड बेसिस के ऊपर आपको पेमेंट करनी पड़ती हैं। आप उसको तो नहीं रोक सकते। अपने अकाउंटेंट की सैलरी थोड़ी रोक दोगे, अपने बैक ऑफिस को कैसे मैनेज करोगे। और जो आपने फाइनेंस का अमाउंट मार्केट से लिया हुआ है, उसके ऊपर जो 12% की एश्योर्ड रिटर्न भी आपने दे दी, तो 12% की एश्योर्ड रिटर्न तो टाइमिंग के ऊपर है ना। तो प्रोजेक्ट डिले होगा तो सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट करेगी। बट क्या प्रोजेक्ट का डिले भी कहीं कैश फ्लो की प्लानिंग से रिलेटेड है? प्रोजेक्ट का डिले होना एंटीसिपेशन है, कि जब आपने शुरू में फाइनेंशियल क्लोजर बनाया था, तो आपने कितने मंथ का डिले एंटीसिपेट किया था अपनी प्लानिंग के अंदर। आपने देखा होगा कई बार आप एयरपोर्ट जाते हो, दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट आप लेते हो, तो अगर 15-20 मिनट डिले भी फ़्लाइट चली है ना, तो पायलट इंटेलिजेंट है, वो रास्ते में कवर कर देता है। करेक्ट। तो कुछ ऐसा ही है फाइनेंशियल क्लोजर प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्या? प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? वो अपने आप में एक कंपनी है। आपने कोई प्रोजेक्ट जब टेकअप कर लिया, तो जैसे एक कंप्लीट बिजनेस चलता है, वैसे अब वो उस प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट पॉइंट है, मिडल पॉइंट है, एंड पॉइंट है। क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। यानी कि अगर आपने सोचा था मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने बेसमेंट बनाई, किसी वजह से नक्शा पास नहीं हुआ, आर्किटेक्ट ने रीवर्क करने के लिए बोल दिया, तो 20 करोड़ उसके रीवर्क के ऊपर लगा दिए। उसके पिलर सही जगह पर नहीं थे, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन हुई, तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से देखा नहीं कैसे सुपरनोवा और बिल्डिंग नोएडा के अंदर टूटी हैं। करेक्ट। उसकी वजह से भी आप कह रहे हो विद इन टाइम लाइन आप बना रहे हो, तोड़ रहे हो, बना रहे हो, तोड़ रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा कि पैसे का खर्चा हो कहाँ पर रहा है। सिर्फ इतना पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करती है कि इस डेट तक क्या हो चुका होना चाहिए था और कितना आउटफ्लो हो गया, और फ्यूचर के आउटफ्लो को ऐड करके हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं आज की डेट के अंदर। इसलिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात टाइमलाइन की हो रही है तो कॉस्ट ओवररन्स एक बहुत कॉमन वर्ड है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि कैश फ्लो इम्पैक्ट होता है, कहीं डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली है? देखो, जो खिलाड़ी हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो मेरी बात पे फिर मुस्कुराएंगे। तो उनको हमेशा पता है
कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो वो एक समय पर एक प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। उनको करेक्ट, 3 ही प्रोजेक्ट करने होते हैं। करेक्ट। हाँ, तो 3 या 3 से ज़्यादा। 3 या 3 से ज़्यादा। तो करेक्ट, यहाँ पर जो है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट का सार छुपा हुआ है। तो पोस्ट रन अगर कोई आइसोलेशन एक प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है तो भगवान ना करे ऐसा हो गया, तो अब उसके पास बाकी 2 प्रोजेक्ट के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने का एक अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल रहती है। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सामान वहाँ शिफ्ट कर दो, लेकिन फाइनेंस की दुनिया के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखेंगे बैंक गारंटी काम आती है। इसके अंदर कोलैटरल्स काम आते हैं। इसके अंदर बैंक से हमें बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो और जो लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी या हमने एसेट बैंक के साथ में मॉर्टगेज किए होते हैं, तो एक ही प्रोजेक्ट अगर ओवररन कर गया, तो आप तो पूरी तरह से लॉस में आ जाओगे। तो बड़े खिलाड़ी समझ रहे हैं कि उनको 1 से 3 प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर चलने ही हैं। आपको ऐसे क्या लगता है कि और ऐसे क्या इफ़ेक्टिव वेज़ हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसको रियल एस्टेट वाले मिस कर रहे हैं, वो है कौन-सी कोर एक्टिविटी उन्होंने खुद करनी है और कौन-सी नॉन कोर एक्टिविटी उन्होंने आउटसोर्स करनी है। वॉव! दैट्स डीप। तो जैसे ही उन्होंने नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स किया तो वहाँ पर गारंटी और इंश्योरेंस हो गई कि वर्क डन होगा, तो ही पैसे देने हैं। और किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसके रिस्क डिवाइड हो चुका है। और कोर और नॉन कोर एक्टिविटी में अगर डीप जाएँ तो? देखिए, कोर एक्टिविटी जो है उस बिज़नेस रियल एस्टेट के अंदर उसका डिज़ाइन है, और इंटरनली जो आपने उस डिज़ाइन को इंश्योर करने के लिए जो आर्किटेक्ट के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो उसका कोर एक्टिविटी है। नॉन कोर एक्टिविटी तो दुनिया जहान की है, जैसे कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीनरी का काम होना है, जो प्लांटेशन का काम होना है, जो बाउंड्रीज़ का काम होना है, जो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे काम हैं, जो कि रिलेट करते हैं जब डिटेल के अंदर जाएँगे। मान लीजिए कोई ग्लास वर्क था उसके अंदर, कोई फिनिशिंग वर्क के अंदर जो है, जो उसके कोर एरिया के अंदर है और नॉन कोर एरिया के अंदर है। तो आप देख पाएँगे कि आपने जो काम प्रोजेक्ट में दिए, हाँ, स्पेसिफ़िकली मुझे याद आ गया कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जो कि इसको सुपरवाइज़ करती हैं। इंटरनली आपने अपने प्रोजेक्ट हेड और उसके असिस्टेंट को वहाँ पे लगाना है, और बाकी जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए कितनी रेता, बदरपुर सीमेंट आ गया, कितना डिस्पैच हो गया, कितना बचा हुआ है, डेली प्रोग्रेस चार्ट क्या है, ये सारे के सारे काम प्रोफेशनल्स को आउटसोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन वर्क कंप्लीशन जो है वो आपके प्रोजेक्ट इंचार्ज के पास होना चाहिए, जिससे आपको सिर्फ उनकी सैलरी लगी, बाकी आपने कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो अब जो कि आप बात कर रहे हो इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री का कैश फ्लो से क्या कोरिलेशन है इन रियल एस्टेट सेक्टर? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर वो प्रोजेक्ट लगना था, और वहाँ पर इन्वेंट्री की समझ ना होने की वजह से उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसा माल मंगवा लिया जिसकी इंस्टॉलेशन 1 साल के बाद होनी है। जैसे कि लिफ्ट इंपोर्ट कर दी, और उनको लगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कि ये लिफ्ट पहले से आ जानी चाहिए, तो वो 1 साल पहले वहाँ पर वो लिफ्ट्स आ गई है। और कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि 10th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही लगने थे। जैसे कुछ ग्लास वर्क था, वहाँ पे पड़ा-पड़ा टूट गया। अब कहने को तो प्रॉपर राइट रेट के ऊपर राइट सामान खरीदा गया है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग मिसमैच कर गई है। यहाँ पर नॉट ओनली ये इम्पोर्टेंट है कि इन्वेंटरी टोटल प्रोजेक्ट में लगनी कितने वाली है, बल्कि आ किस समय पर रही है और उसकी यूटिलाइज़ेशन कितनी हो रही है। तो सारी लिफ्ट दोबारा मँगानी पड़ी, और काँच जो एक बार टूट गया, तो आधी बिल्डिंग पे कुछ था, आधी बिल्डिंग पे डिज़ाइन अलग था, और जो पेंट उन्होंने फिनिशिंग वाला जो था, वो सिविल कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर ही मँगा लिया, तो उसके साथ का मिलता हुआ दूसरा पेंट मिला ही नहीं 1 1/2 ईयर के बाद। तो आप लगा लो, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है? ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। सो मतलब आप ये कह रहे हो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर भी अगर देखा जाए, तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स का दैट मीन्स बहुत बड़ा कोरिलेशन है। इस पे आपका क्या टेक है? बहुत ही बड़ा है। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को कुछ लोग एक्सेल पे लगा रहे हैं, कुछ कॉपी पे लगा रहे हैं। वो चले गए ज़माने, आज तो एआई का ज़माना है।
स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं रियल एस्टेट के अंदर। अगर आपने वाक़ई ही रियल एस्टेट के अंदर प्रॉफ़िट बनाना है और कैश फ्लो जनरेट करना है, तो उस सॉफ्टवेयर का सहारा लेना ही लेना है। तो प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोज़र पहले ही बजटिंग, प्रोजेक्शन के साथ में आ जाएगा। फिर जैसे-जैसे कब-कब, क्या-क्या माल आना है, तो वो खुद ही आपका सॉफ्टवेयर ट्रिगर करता है इन सब चीज़ों को लेके। तो इसके लिए तो जिस चीज़ की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, सॉफ्टवेयर भी आपको उसको हल करने में मदद करेगा, तभी तो बनेगा प्रॉफ़िट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि कैश फ्लो फोरकास्टिंग, ये अपने आप में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब मैं इसको देखता हूं तो ये एक बड़ा अनयूटिलाइज्ड टूल है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी विडंबना है। जो चीज़ हमें रियल एस्टेट वालों ने सिखाई, वही रियल एस्टेट वाले फॉलो नहीं कर रहे। हम कैश फ्लो में जब भी एग्जाम्पल देते हैं, जब भी काम करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं, देखिए, जब कोई बिल्डिंग बननी है, तो बिल्डिंग बनने से पहले क्या बनता है? उसका नक्शा बनता है। जैसा नक्शा आर्किटेक्ट ने फाइनल करके दिया, तो रियल एस्टेट वाले बिल्कुल वैसी ही बिल्डिंग शानदार खड़ी कर देते हैं। तो रियल एस्टेट ने एग्जाम्पल दिया। यही बात तो कैश फ्लो की फोरकास्टिंग के ऊपर लागू होती है। अब ये जो रियल एस्टेट का नक्शा तो बन गया है, इसमें किस किस समय कितने कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वही तो है कैश फ्लो की फोरकास्टिंग। अगर उसको हमने एक शीट के ऊपर ड्रॉ कर लिया, अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 36 महीने, अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 60 महीने। अरे ड्रॉ ही तो करना है, और हमें एंटीसिपेट करना है कि कब कब कितनी बुकिंग और आउटफ्लो किस हेड में होने वाला है। तो यही तो कैश फ्लो की फोरकास्टिंग है। लेकिन 90% 90% डेवलपर इस साइंस को जानते हुए भी, लोगों को इंस्पायर करते हुए भी फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि नोइंग ऑफ एनीथिंग डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ये है पावर कैश फ्लो फोरकास्टिंग की, रियल एस्टेट वालों, आपके नक्शे की तरह। मुझे ओशो की बात एक याद आ रही है कि जानना और मानना ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, तो जानते हैं बट उसको मानते नहीं हैं। तो कोर रीजन क्या है इसका? वो रीज़न है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लीड करता है ना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक आम बिजनेस ओनर भी नहीं चलेगा। रियल एस्टेट वाले ना भगवान के द्वारा सोने और हीरे से बनाए गए और गोल्ड का हार्ट रखे और करेजियस लोग हैं जो ये काम करते हैं। अब होता क्या है कि वो सुपर हीरो जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर है रियल एस्टेट का, तो उसका प्राइम फोकस कहाँ पर होता है? उसका प्राइम फोकस होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जैसे पहले लाने में, फिर उसको कंप्लीट करने में, उसको सेल करने के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, आप किसी भी रियल एस्टेट वाले से पूछ लीजिए कि सर, आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम का क्या हाल है? तो वो जो कंपिटेंसी इन हाउस डेवलप करनी थी, और इन हाउस के साथ में रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ में कनेक्ट होके काम करना था। देखो, आर्किटेक्ट तो इटली से बुला लिया, लेकिन कैश फ्लो के अंदर उतना मजबूत फाइनेंस अकाउंट का पिलर ना खड़े होने की वजह से, तो कहते करना क्या है जी, वो जितना माल आया है लिखना ही तो है, कंप्यूटर में लिख लेंगे, टैली में बना लेंगे, जीएसटी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देंगे। तो शायद उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर का उतना इंटरेस्ट ना होने की वजह से, या नंबर्स के ऊपर समय ना लगाने की वजह से, ये वाला एरिया गिरा हुआ है। कई बार जगमोहन जी ये भी होता है कि अवेयरनेस नहीं होती। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बिजनेस ओनर को अवेयरनेस ही नहीं है। नहीं है अवेयरनेस, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि आगे दौड़, पीछे छोड़। तो जहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस इज़ ए नंबर गेम। तो मान लीजिए रियल एस्टेट के अंदर आपने एक बिज़नेस का डैशबोर्ड बना लिया, करना क्या है? उसको वीकली और मंथली बेसिस पे देखना है। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से कि ऐसा कोई बिज़नेस डैशबोर्ड हो भी सकता है, ऐसे नंबर मेरे पास आ भी सकते हैं, वो कन्विक्शन नहीं है ना, कभी मोस्टली देखे नहीं है, जनरली देखे नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या अंकुर जी, मैं आज की बात बताता हूँ। रियल एस्टेट का अगर आप इतिहास देखोगे, तो ये या तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस रहा है, या ये बहुत ही लॉस मेकिंग रहा है। प्रॉफिटेबल में भी एक बहुत बड़ा जो योगदान रहता है, वो रियल एस्टेट के अंदर लैंड के प्राइसेस का रहता है। करेक्ट। तो कभी ना बड़े-बड़े बिज़नेस एंटरप्रेन्योर को पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
एक बार लैंड ले ली और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करके कर दिया, इसमें मार्जिन ही इतने हुए कि कभी इस माइन्यूट हिसाब को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब समय ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत, बहुत, बहुत कॉम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से अब इसको देखना पड़ रहा है। Fantastic. So that means it is very important for a business owner, being a real estate developer, यस। to understand his cash flow and to manage that very, very perfectly. तो कैश फ्लो मैनेज करना एक चीज है जो मुझे समझ में आया, और उसके लिए एक राइट टीम होने की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। करेक्ट। उसी तरीके से रियल एस्टेट के बिज़नेस का मार्केटिंग एंड सेल्स एक पहिया है, ऑपरेशन दूसरा पहिया है, एचआर एडमिन तीसरा पहिया है। तो चलाओ 3 पहियों पे गाड़ी, कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो वही जो चौथा पहिया है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है। तो जिन्होंने फाइनेंस एंड अकाउंट्स के हिसाब से अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर दिया है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल थे, हैं और रहेंगे। वो कैश रिच थे, हैं और रहेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी भी तो उनको उनका बिजनेस मॉडल बचा लेगा, उनको उनकी फर्स्ट क्रेडिट लाइन बचा लेगी, उनको उनकी सेकंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बचा लेगी। नॉर्मल कोर्स के अंदर जब चौथा पहिया ही नहीं है तो रूटीन में पैसा मैनेज करना तो दूर, फर्स्ट क्रेडिट लाइन और सेकंड क्रेडिट लाइन होती क्या है इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जैसे आप पहले कह रहे थे। बट अगर मैं डेवलपर से बात करता हूँ, कहते हैं हमारी तो टीम ही केपेबल नहीं है, नंबर्स बना के वो दे ही नहीं पाती, हमें वो बेसिक चीज़ ही नहीं मिल पाती। तो आप बात कर रहे हो कैश फ्लो को, डैशबोर्ड्स की और फोरकास्टिंग की, तो मुझे तो बड़ा सुन के ही बड़ा अनइमेजिनरी सा लग रहा है। ऐसा कैसे, हाउ वुड इट बी डन? बट अंकुर भाई, कटु सत्य तो यही है। कटु सत्य तो यही है। आज की डेट के अंदर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर जब किसी की रिक्रूटमेंट हो रही है तो कैसे रिक्रूटमेंट हो रही है? क्या ये जानकर रिक्रूटमेंट हो रही है कि मेरे रियल एस्टेट के सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, कैश फ्लो कैसे बनना है, प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बननी है? जो भी अकाउंट्स के अंदर रिक्रूटमेंट हुई है वो तो वही हुई है ना। कितने साल से अकाउंटिंग काम कर रहे हो, टैली चला लेते हो, बैंकिंग कर लोगे, पार्टी का रिकन्सिलेशन कर लोगे। तो विच मीन्स अनअवेयरनेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंस टीम इज सिग्निफिकेंटली लैकिंग। तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से एक अकाउंटेंट जो कहीं भी काम कर रहा था अब वो रियल एस्टेट के अंदर भी काम कर रहा है, और वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसकी समझ है कि पैसे ले लो, पैसे दे दो, ले लो, दे दो। ये काम हो रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। रूट कॉज ऑफ दैट। तो अगर मैं बात करूं कैश फ्लो प्रोजेक्शंस की, करेक्ट, तो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस को सही तरीके से एंटिसिपेट करने के लिए क्या टूल्स या टेक्निक्स है जो एक रियल एस्टेट डेवलपर यूज कर सकता है आपके हिसाब से? चार्ट ऑफ अकाउंट। कैश फ्लो की प्रोजेक्शन को एकदम राइट तरीके से करने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि एक एक लाइन आइटम को हमें लिखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में लगने क्या वाला है, जिसको आप बी ओ क्यू भी बोल देते हैं, बिल ऑफ बिल क्वांटिटी। ऑफ क्वांटिटी। कि कितना सरिया, कितना सीमेंट। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया और वो किस लेजर अकाउंट के अंदर उसकी ग्रुपिंग हम की जाएगी, और उसके ऊपर जब आप टाइमिंग का तड़का लगाते हो कि ये प्री रजिस्ट्रेशन है, ये लैंड है, ये लैंड रजिस्ट्रेशन है, और ये जो है वो फाउंडेशन तैयार करने का समय है, ये उसकी स्ट्रक्चर खड़े करने का समय है। तो जब इसके बीओ क्यू को, जैसे एक बड़ा बोर्ड होता है ना, जैसे कोई एक प्रोजेक्ट बनाता है तो करेक्ट। उसके ऊपर अपने बिंदु लगाता है टाइमलाइन के ऊपर। तो वो जब उन बीओ क्यू को उस टाइमलाइन के ऊपर लगाता चला जाएगा तो फिर करना क्या है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू तो निकालनी है कि यहाँ पर 400 किलो लोहा लगेगा, 700 रुपये के हिसाब से 400 गुणा 700, उसको उस टाइमिंग के अंदर में फिट करना है, टाइम लाइन के अंदर में उसको फिट करना है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्शंस, कपल्ड विद टीओसी। 33% का बफर लेके चलना पड़ेगा कंटीजेंसी के लिए। कपल्ड विद हमें उसकी इंटरेस्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर अगर ओवर रन हो जाता है 10 से लेके 33% का, इन सब को कंसिडर करते हुए, अपनी सैलरी को कंसिडर करते हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी कैपिटल के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हुए एकदम मारवाड़ी तरीके से, फिर अगर प्रॉफिट बचा तो ये प्रॉफिटेबल है। कंटीजेंसी, इंटरेस्ट, रेंट, अदर चार्जेस को ऐड करके बचा तो प्रॉफिट है। ये कैश फ्लो प्रोजेक्शन के लिए बेहद सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है। तो एक डेवलपर को अगर ये देखना है, ये अगर एक डेवलपर को एक ये डिसीजन लेना है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या
पीस ऑफ एडवाइस दोगे उनको? देखिए, उसके लिए वो प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, तो सबसे पहला जो हमें एस्पेक्ट देखना है कि क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल का मतलब ये हो गया कि उसको हमें डालना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल समरी के अंदर। फाइनेंशियल समरी इज़ ए वन पेज रिपोर्ट व्हिच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। जब आप तीनों को मिलाकर देखते हो, तो उसको फिर आप स्प्रेड कर देते हो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आएँगे कितने? 400 करोड़, जाएँगे कितने? 350 करोड़। फाइनेंशियल समरी में आपने उसको बिठाया, तो पता लगा कि प्रोजेक्ट तो प्रॉफ़िटेबल है। टाइमिंग का इम्पैक्ट ले लिया, तो ये प्रॉफ़िटेबल है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि इतना पैसा है, फाइनेंशियल क्लोज़र, फाइनेंशियल क्लोज़र कितना मेरा लगेगा और कितना मेरे इन्वेस्टर का लगेगा और कितना जो है मुझे मेरा प्रोजेक्ट ही अपने बिज़नेस मॉडल की वजह से रोटेट करके देगा। तो प्रॉफ़िट के ऊपर भी टिक लगाना है, ए एंड डी, कैश फ्लो के ऊपर भी टिक लगाना है। तो बस फिर तो क्या है, अर्जुन की तरह फ़ोकस करना है इसके एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर। पर अभी तो इन रियलिटी तो ये सब काम ऐसा होता है कि 300 की लैंड है, 100 कंस्ट्रक्शन पे लगेगा, 500 की कटत आ जाएगी। तो इस अप्रोच और ये अप्रोच तो बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी तरह से डिफरेंट है क्योंकि ये गट फीलिंग के ऊपर आज तक ये काम होते चले आ रहे थे जब लैंड के रेट बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन आज के कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर तभी आप देख लो कितने रियल एस्टेट और डेवलपर सरवाइव कर पाए। देख करेक्ट। लो, जब आंधी आई रियल एस्टेट के प्राइजेस में थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो हम तो दिल्ली वाले हैं, हम जानते हैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांवा क्या हुआ। अब मैं उन बिल्डर के नाम नहीं ले सकता, मैं ये भी नहीं बात कर सकता कि वो जेल में क्यों हैं, मैं ये भी नहीं बात कर सकता कि प्रोजेक्ट के फेल होने के क्या क्या कारण थे, करेक्ट। क्योंकि आज माइक के सामने उन कारणों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ मैं इशारा कर सकता हूँ। तो कहाँ हैं वो सभी बड़ी-बड़ी बातें करने वाले? तो आज कौन आज तक स्टैंड कर पा रहा है? जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने पहले दिन से ये नक्शा बनाया हुआ था, सक्सेस का नक्शा। आप इसको सक्सेस का नक्शा क्यों बोलोगे? सक्सेस का नक्शा इसलिए है कि पहले मैनिफेस्ट होता है, फिर क्रिएट होता है। 2 बार घटती है ना चीज़ें हमेशा करेक्ट। दुनिया के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर भी प्रॉफ़िट और कैश पहले सक्सेस के नक्शे पे क्रिएट होता है और फिर वो मूर्त रूप में भगवान की कृपा से विज़िबिलिटी में सबके पास आता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ सक्सेस का नक्शा। तो टाइमली पेमेंट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। यस। तो डेवलपर ऐसा क्या करे जिससे कि वो अपने वेंडर्स की पेमेंट्स को टाइमली कर पाए, लिक्विडिटी को इंटैक्ट रखते हुए? देखो, टाइमली पेमेंट के लिए ना हमने तो एक फंडामेंटल अपना लिया है 3 लेवल। लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 1 के अंदर तो हमने क्या किया कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो बड़े वाला वेंडर है, हम बनाते ही वो हैं जो कि पुराना रेपुटेशन के अंदर है, जिसको बिल्डिंग हमारे साथ काम करने का एक्सपीरियंस है और कहीं न कहीं पहले दिन टेबल के ऊपर उससे बात हो जाती है। हालाँकि आप मुस्कुरा पड़ेंगे इस स्ट्रैटेजी का नाम सुन के, पेबल व्हेन इनेबल। तो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो आपके दोस्त हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हैं, जिन्होंने भी कई सालों से आपके साथ काम किया है या दुनिया में नाम बनाया है, तो जब आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो इसे बोलते हैं टीम ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आप अपना प्राइम ऑब्जेक्ट के जो पार्ट हैं, उसको आउटसोर्स करते हैं और पेमेंट टर्म पेबल व्हेन इनेबल होती है। अब आगे बढ़िए, लेकिन जो सीमेंट है वो तो खरीदना है, सरिया तो खरीदना है, वो तो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आना है। तो वहाँ पर बड़ी सीधी-सी बात है, हम क्या लगा देते हैं, परचेज़ इनवॉइस फाइनेंसिंग। वाओ! आज की डेट में ये बहुत ही कामयाब है। ज़्यादा नहीं, हम 90 दिनों से लेके 180 दिनों के बराबर की परचेज़ इनवॉइस फाइनेंसिंग कराते हैं। उधर से सरिया स्टील आ गया, पेमेंट सीधा मान लीजिए एनबीएफसी कंपनी ने उसको कर दी या हमारे बैंक ने कर दी और अब हमारी सेल्स टीम को और हमें खुद अगले 90 दिनों का टारगेट मिल गया। जैसे एक बड़ा खरबूजा है ना, उसको छोटा-छोटा टुकड़ों में काट के खाना है। तो हमने देखा अब इतने की परचेज़ हम कर चुके हैं, प्रोजेक्ट पे लग चुका है, उसकी पेमेंट अगले 120 दिनों के अंदर होगी क्योंकि वो हिट करेगा। हम उसके अगेंस्ट बैंक गारंटी या एलसी दे चुके हैं या हम उसको मान लो श्रीराम कैपिटल से फाइनेंस करवा चुके हैं, तो उतने की फिर हम कलेक्शन करेंगे, इसकी पूर्ति करेंगे, तो अगली फिर परचेजिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, इसको चंक
इतनी चंक की परचेज की, उसको यूटिलाइज किया, इतनी चंक की परचेज की यूटिलाइज किया, तो सेल और कॉस्ट हैंड बाय हैंड चलती है, और सेल के अंदर भी कलेक्शन और कॉस्ट हैंड बाय हैंड करती है। तो यहाँ पर हम हाथ रोक के चलते हैं परचेज वाले को, परचेज वालों बैंक की कलेक्शन को देखते हुए पीए इशू करने हैं। नहीं तो अभी तक क्या था, परचेज वाले तो सीधा कह रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, परचेज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन हमारी वीकली और मंथली बोर्ड मीटिंग के अंदर हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है ना, वो बात करता है, कम्युनिकेशन में है परचेज वाले के साथ में। तो वो दिखता, हाँ कलेक्शन आ चुकी है, अब परचेज की थोड़ी तेजी कर दो, कलेक्शन आ चुकी है तो इनवॉइस फाइनेंसिंग की हम रिलीजिंग कर सकते हैं, अभी कलेक्शन थोड़ी ढीली है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो हम प्रोजेक्ट के अंदर कर लें। तो क्या तालमेल है ना परचेज वाले का और हमारे अकाउंटेंट फाइनेंस के साथ में। मंथली बजटिंग मीटिंग हो रही है, क्वार्टरली वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, मिलकर फाइनेंस हेड और परचेज वाले और ऑपरेशन वाले जो हैं साइट पर जाकर मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं, आपस में बात शेयर करते हैं। ये जो कल्चर डिसिप्लिन है ना, ये सब कुछ बाहर से नहीं होता, अंदर ग्राउंड पे काम करना होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या रहा हमारा, हमें परचेज की इनवॉइसिंग के ऑप्शन को, जिसके अंदर बैंक गारंटी और आपका चैनल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फैंटास्टिक। तो आपने एक बात बोली, फाइनेंस कंट्रोलर, यस, ये क्या है? जो गाड़ी के 4 पहियों के अंदर एक पहिए का डिपार्टमेंट का नाम है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब इस फाइनेंस एंड अकाउंट्स को जो रिप्रेजेंट करता है, जो इसका चेहरा है, जो ह्यूमन बीइंग है, जिसको कुछ लोग अकाउंट हेड बोल देते हैं, कुछ लोग सीनियर अकाउंटेंट बोल देते हैं, कोई सीएफओ बोल देता है, तो ये वो है फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर के ना 4 केआरए होते हैं। पहला केआरए, रिव्यू एमआईएस। बस फाइनेंशियल कंट्रोलर को वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक एमआईएस को रिव्यू करते रहना अरे है। बनती नहीं एमआईएस तो वहां कैसे करेंगे? और ये फाइनेंस कंट्रोलर भी नहीं है। फाइनेंस कंट्रोलर चेहरा चाहिए। अगर आपकी रियल एस्टेट में एक अकाउंटेंट है, तो वही अकाउंटेंट वही फाइनेंशियल कंट्रोलर। अगर दिन वाह। के 8 घंटे हैं, तो तेरा 1 घंटा तूने 7 घंटे में क्या किया उसको देख, उसको एमआईएस बोलते हैं। वाह। ये तो हमें भी करना चाहिए तो क्या रोज। छोटा बिल्डर भी कर सकता है ये फाइनेंस कंट्रोलर की पॉलिसी को अडॉप्ट? एब्सोल्युटली 100%। जो भी उसके अकाउंट के अंदर अगर फुल टाइम अकाउंटेंट है, तो वो फाइनेंशियल कंट्रोलर कहलाएगा। अगर वो भी नहीं है, पार्ट टाइम अकाउंटिंग दी हुई है, तो बिजनेस ओनर को ना ये अपना कोट उतारना है और अपना फाइनेंशियल कंट्रोलर वाला कोट पहनना है और चश्मा लगा के उसको रिव्यू करना है एमआईएस को, कि नंबर्स में चल क्या रहा है। फाइनेंशियल कंट्रोलर इज वन जो अपना पहला कियारे परफॉर्म करेगा, रिव्यू ऑफ एमआईएस। एमआईएस चाहे आप बनाओ किसी सॉफ्टवेयर में, किसी गूगल शीट में, अरे चाहे दीवारों पे बनाओ, केले के पत्ते पे बनाओ, चाहे हाथ पे लिखो, नंबर्स तो नंबर हैं। जैसे अग्रवाल बनिया मारवाड़ी तो ऐसे गिन लेते हैं, जब वो ऐसे करके खड़े होते हैं ना, ऐसे 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 कर रहे होते हैं, तो उनका कैलकुलेटर चल रहा होता है नीचे। इसको बोलते हैं अग्रवाल जी का उंगलियों वाला कैलकुलेटर। ऐसे वाला, तो वो हिसाब लगा रहे होते हैं अंगूठों से। तो वहाँ पर एमआईएस देख ली। एमआईएस देखने के बाद सेकंड उसका किया है एक्शनेबल बेस्ड अपॉन रिव्यू। अरे देखने से क्या होगा, उसको एक्शनेबल अब करना क्या है। अच्छा, मैं जो है परचेज़ वालों से बात करूँगा, सेल वालों से बात करूँगा, रेट कम कराऊँगा, इन्वेंट्री को चेक करूँगा, साइट पे जाऊँगा, देखूँगा, मैंने फंडिंग का अरेंज करूँगा, बैंक गारंटी को देखूँगा, लिमिट को कम करवाऊँगा, लिमिट को बढ़वाऊँगा, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा। एक्शनेबल लिखना है। अब एक्शनेबल लिख लिया। तीसरा क्या है उसका, एआरएपी कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन। हर एक कंपनी में चलता ही है ना, एआर मतलब सेल, एपी मतलब परचेज, कंप्लायंस मतलब जीएसटी टीडीएस, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि फाइलें जो मेंटेन कर रखी है। भाई साहब, इसी फाइनेंशियल कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि तेरा एपी एआर कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन ठीक चल रहा है क्या। कौन पूछेगा, जिम्मेदार कौन है, ये चौथा पहिया जिम्मेदार है ये सारी कागजी कार्रवाइयों का, वरना पेपर ही नहीं मिलते। करेक्ट। और उसका चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले 3 कियारे को दे दो 20% का भार। कितना 20%। का भार, पहले 3 कियारे को 80% का जो भार है ना, वेटेज जो है, वो है, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल कंट्रोल कोमा फाइनेंशियल प्लानिंग कोमा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मैं वाह। बोलता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग कंट्रोल मैनेजमेंट, ये काम है फाइनेंशियल कंट्रोलर का। भाई तू पहले प्लान कर, यानी कि कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस कर, बजट बना, नक्शा देख, अब कंट्रोल कर। कंट्रोल करके जो सोचा था वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वैसे नहीं हो रहा, तो हाथ थोड़ी खड़े कर दोगे, सॉरी ये देखो जी बजट के हिसाब से नहीं करते। भाई मैनेज कर,
अब मैनेज कर, अब खोल अपनी फर्स्ट क्रेडिट लाइन, अब खोल अपनी सेकंड क्रेडिट लाइन, बात कर सप्लायर से, बात कर, सर कोई बात नहीं पेमेंट आ जाएगी, आपकी मंडे के मंडे पेमेंट आती है, तो 90 डेज़ में आपका पेमेंट जाती है, इस बार 90 में नहीं आनी, आपकी 100 में आ जाएगी, सर अभी मैंने आपको ना स्टेटमेंट भेज दिया, एक बार रिकंसाइल करवा लो, पेमेंट तो आपको आ ही जाएगी, उसको मैनेज भी तो करना है, मैनेजिंग द मैन टैक्टफुली, मैनेज मैन मैनेजमेंट वाह! करनी है ना वाह! उसको। तो ये है हमारे 4 रोल फाइनेंशियल कंट्रोलर के। दैट्स सो अमेजिंग। सो फाइनेंशियल कंट्रोलर का बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने से कैश फ्लो इंप्रूव करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ऐसा है, सच्ची बात तो ये है कि कैश फ्लो ना बाकी 3 पहिए ही मैनेज कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है। और इस फाइनेंशियल कंट्रोलर को तो उनसे भाई बंधुओं की तरह बात करके करना होता है कि भाई साहब लीवर तो आपके पास ही है। कहने को पैसे का इंतजाम मैं करता हूँ, लेकिन लीवर आपके पास है, तो ओह! उसको जा जाके उनके लीवर को देख के उनको अवेयर करवाना है। जैसे कि मान लीजिए मार्केटिंग वाले इस टर्म्स के ऊपर अपनी प्लॉट, बिल्डिंग, फ्लैट बेच आए कि अभी 5% दीजिए, बाकी 95% डिलीवरी पे, तो कहाँ कर लेगा ये कैश फ्लो मैनेज? परचेज़ वाले चाइना से लिफ्ट बुक कराए और बोला कि 3 महीने पहले सारा एडवांस भेज देंगे आपको, सस्ती लिफ्ट चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट में बारह नहीं खाती, तो ये 3 महीने पहले कहाँ से उसको मैनेज करेगा? ये मार्केटिंग एचआर और एडमिन वालों ने बोला कि देखो जी प्रोजेक्ट तभी कामयाब होगा जब हम कम से कम 10 करोड़ की सैलरी वाला सीओओ लेकर आएँगे, 2 टेक्नोलॉजी वाले लेकर आएँगे और ऑफ़िस भी ऐसा होना चाहिए तमक-धमक वाला, और जो आर्किटेक्ट साहब बैठते हैं वो इन हाउस होना चाहिए। उनको भी बैठने के लिए संगीत और माहौल चाहिए, तो बना दो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पैसे तो इन 3 पहियों ने खर्च दिए, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर को तो अवॉइड करना है। नहीं, अब फाइनेंशियल कंट्रोलर ने उनसे बात करनी है, भैया हमारी चद्दर कितनी है? एचआर ने बोला कि ऐसा पर्सन चाहिए, उसने बोला बिल्कुल जी ऐसा पर्सन आएगा, अभी हमारा बजट अलाउ कर रहा है कि आप इतने लाख वाला पर्सन हायर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 प्रोजेक्ट की और बात है, आपके भी सपने पूरे होंगे। तो वो उनको समझाएगा, इनरोल करेगा, प्यार से बताएगा, नंबर की फॉर्म में बात करेगा। उसी तरीके से सेल्स वाले से कि सर देखो ना, आप 5% तो मत बोलो, आप 25% तो लेकर आओ और बाकी इसके प्लान को आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड करो, या कोई ऐसी स्कीम लगाओ कि अगर आप डिस्काउंट अभी ऑफर कर देते हो और पैसे अभी ले लेते हो, तो आपको लगेगा कि सस्ता बेच दिया, लेकिन हमारी सारी फाइनेंस कॉस्ट बच गई। ये देखो सर प्रॉफिट के अंदर जाएँगे और ये प्रोजेक्ट को डिलीवर करते ही हम दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर पाएँगे। तो ये तीनों लोग जो असली में पैसे का लीवर हाथ में रख के बैठे हुए हैं, उनसे इंटरैक्ट करेगा कौन? फाइनेंशियल कंट्रोलर। ब्यूटीफुल। तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज़ वेरी वाइटल और मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन ना होने के कारण कहीं न कहीं ओनर को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर ओनर की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसका मेन रीज़न क्या फाइनेंशियल कंट्रोल के ना होना है? 100% क्या आपने 16 आने सही बात की, एकदम करोड़ों की बात की आपने। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोलर है नहीं और बिजनेस ओनर फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल परफॉर्म कर रहा है और वो प्रोजेक्ट के साथ में इमोशनली अटैच्ड है, करेक्ट। इस वजह से वो सबको हाँ 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 करता चला जा रहा है और खुद समझता है कि अब क्योंकि मैंने मार्केटिंग वाले को हाँ कर दी है, तो कोई बात नहीं, अपना घर बेच के पैसे लगा लूंगा क्योंकि 50 करोड़ कमाने हैं, मैं यहाँ से लोन उठा लूंगा, गोल्ड मुथूट फाइनेंस करवा लूंगा, अपनी क्रेडिबिलिटी लगा लूंगा, 4 लोगों से पैसे मांग लूंगा और अपने साम दंड भेद कहीं से भी करके अपनी बात रखने के लिए वो कहीं से भी पैसे अरेंज करके लोन को बढ़ाता ही चला जाता है, बढ़ाता ही चला जाता है, बढ़ाता ही चला जाता है, क्योंकि वो क्लियर कट उनके इमोशन से अपने इमोशन को मैच कर लेता है। अरे पावर ऑफ नो तो है ही नहीं ना उसके पास। करेक्ट, करेक्ट। फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास ना एक दंड रूपी एक डंडा होता है, जैसा हमारे आचार्य जी के पास हुआ करता था, चंद्रगुप्त जी के समय पर चाणक्य जी के पास, और अभी जब संसद का निर्माण हुआ तब भी वो दंड दिया गया ना, उसको बोलते हैं पावर टू से नो। करेक्ट। अब बोर्ड मीटिंग के अंदर चेयरमैन की तरह बिजनेस ओनर बैठे हैं और 4 हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, और अगर मार्केटिंग ने कोई प्रपोजल रखा तो नो बोलेगा कौन? फाइनेंशियल एग्जैक्टली। कंट्रोलर। अवेयर कौन करवाएगा? फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेन बनाती है, तो मार्केटिंग वाले ने बोला कि सर हम पेन बनाते हैं ना और एक शिफ्ट पे काम करते हैं, सर एक काम करो आप मार्कर भी बनाओ, ना मार्कर होते हैं,
मार्कर बनाने की, पेन बनाने की टेक्नोलॉजी सेम है। तो बिज़नेस ओनर कहते हैं, "वाह, वाह! यार मज़ा आ गया। कोई मशीनें नहीं खरीदनी, कोई लेबर नहीं खरीदनी, कोई पैकेजिंग का माल नहीं खरीदना, पेन भी बना लो, मार्कर भी बना लो। प्रोडक्शन वालों बना लोगे? हाँ जी, बना लेंगे जी। एचआर वालों हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, तो 3 शिफ्ट ना चला के 2 शिफ्ट चला लेना, नहीं तो 1.5 शिफ्ट चला लेना, शुरुआत कर लो, इन्हीं बंदों से काम चल जाएगा। अब सबने हाँ, हाँ अगर करके अगर यहाँ पर अकाउंटेंट साहब ने उस समय ना रोका होता कि सर बना तो लोगे मार्कर, लेकिन इसके बीच में वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से आएगा? आप 100 करोड़ के जब मार्कर बनाओगे तो एक बार के लिए तो हमें 60 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। करेक्ट। अभी हमारी लिमिट जो है 40 करोड़ चल रही है, वो बिल्कुल टॉप पे रहती है। ये एडिशनल प्रोडक्शन के लिए पैसे आएँगे कहाँ से? प्रॉफ़िट तो है, बना भी लेंगे। तो आप समझ रहे हो इसकी इम्पोर्टेंस करेक्ट। कितनी है यस, फाइनेंशियल यस, कंट्रोलर की? यस। तो कोई तो समझ रखेगा ना, कोई तो हाँ या ना बोलेगा ना। और मैंने अमूमन देखा है कि बंद कमरे के अंदर मान लो 2 रियल एस्टेट डेवलपर में 2 भाई हैं या 2 पार्टनर्स हैं, प्रोजेक्ट की बातचीत आती है, हाँ, हाँ। एक लैंड का प्रपोज़ल आता है हाँ, हाँ। और वो बातों ही बातों में हाँ या ना हो जाता है हाँ, हाँ। और फाइनेंशियल कंट्रोलर का कहीं रोल नहीं होता इसमें। कोई रोल नहीं होता तो और इसमें इमोशन का क्या रोल है? इसमें इमोशन बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। कैसे? पूरी तरह से बिगाड़ देता है कि आपने तो फिर बोला कि वो फ़ोन पे बात करते-करते कई बार तो रात को डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर ही आँखों में, हाथों ही हाथों में इशारा हो जाता है और कई के कई प्रोजेक्ट आ जाते हैं। करेक्ट। और उसके बाद ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है अकाउंटेंट को कि जाओ बैंक से फाइनेंस करके मैनेज करना और कंडीशन ऐसी होती है कि मैनेज वहाँ से कहाँ होगा जब आपने बिना किसी फाइनेंशियल क्लोज़र के कर दिया, तो वहाँ पर सारी बात बिगड़ जाती है। तो आम तौर पे या तो वो अकाउंटेंट चला जाता है या वो रहता है तो वो इनका एंटी हो जाता है। तो वो कहता है कि देख लो जब सारे के सारे एनसीएलटी में बैंक्रप्सी में जाओगे ना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, करेक्ट। तब आपको आएगा। तो वहाँ पर ईगो हर्ट होने की वजह से बर्बादियाँ यहाँ से भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो डिसीज़न इमोशंस पे नहीं, नंबर्स पे। बिज़नेस इज़ ए नंबर नंबर गेम। गेम। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि आज रेरा का एक बहुत बड़ा एक रोल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, तो रेरा और कैश फ्लो ये दोनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं? मैं तो रेरा का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। जब से वो आया है, तब से दिल की बात खुश हो गई है। क्योंकि हम हमेशा से रिकमेंड करते आए हैं, पिछले 24 साल से मैं बात कर रहा हूँ एज़ ए कैश फ्लो एक्सपर्ट कि कोर बैंक अकाउंट सिस्टम, रेरा ने तो पहले ही कर दिया। करेक्ट। रेरा और क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाओ और जो आपके पास बुकिंग आएगी उसने बता दिया है इतना परसेंटेज तो प्रोजेक्ट में इन कामों में इस्तेमाल होगा, इतना पैसे, ये 4 बैंक अकाउंट सिस्टम ही तो है। करेक्ट। तो रेरा हैज़ एक्चुअली in support and in line with the cash flow management system and thank you so much to the government for bringing this RERA into the practice। अब इस प्रोजेक्ट का पैसा डाइवर्ट हो ही नहीं पाएगा। आपको पता है ना, नोएडा की बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी के अंदर मर्सिडीज़ बाँटी जा रही हैं, क्या शानदार पार्टियाँ, जश्न हो रहे हैं। बड़े-बड़े डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया से बुला के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ भेजे जा रहे हैं, प्राइवेट चार्टर भेजे जा रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट लग रहा है। पैसा किसका था? इन्हीं इन्वेस्टर का था। अगर उस समय रेरा होता तो क्या इस्तेमाल कर पाते? नहीं। कभी ना कर पाते। ये है पावर रेरा की। फैंटास्टिक। सो अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएशन इन रियल एस्टेट, इसका कैश फ्लो के साथ क्या कनेक्शन है? चोली दामन का साथ है जी। ओह वाओ, हाउ इज दैट? देखो, फ्लक्चुएशन इन रियल एस्टेट जो है वो 2 तरीके से इम्पैक्ट करता है, डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। अब मान लीजिए जो ये फ्लक्चुएशन आ रही है, तो जो आपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर अपनी कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस बनाई है, यानी कि प्रोजेक्ट वाइज़ प्रॉफिटेबिलिटी बनाई है, वो पूरी की पूरी पैसा है, वो पैसा, इन्फॉर्मेशन। अब इतने अबंडेंस ऑफ डाटा को ना मैन्युअली हैंडल नहीं किया जा सकता। एक्सेल में भी नहीं किया जा सकता। गूगल शीट में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें राइट टाइमिंग के ऊपर राइट डिसीज़न लेनी है। इसलिए इस डाटा जो कि करेंसी है उसको राइट जगह के ऊपर मुझे इकट्ठा करना होगा। उसके अंदर मुझे एआई और सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी। आजकल तो रियल एस्टेट के अंदर एआई इनबिल्ड सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो वो तो लगाने ही हैं। वो क्लाउड बेस्ड हैं, पर यूज़र हैं। आजकल तो कॉस्टिंग भी सब्सटेंशियली उसकी डाउन हो चुकी है। तो पूरा का पूरा रोल है डाटा ड्रिवन बिज़नेस बनाने के लिए। तो डाटा एक अपने आप में आपने बोला डाटा इज द न्यू करेंसी। यस। सो हाउ इज दैट रिलेटेड टू कैश फ्लो मैनेजमेंट?
मुझे किस समय कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ये कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। और यस, अब मान लीजिए यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया, करेक्ट। तो उसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइस बढ़ गए हैं और पर यूनिट मेरी जो प्राइसिंग है, तो क्या अब मुझे सेलिंग प्राइस बढ़ाना है? अब उसकी टाइमिंग क्या है? अभी मैं इसको बियर कर लूँ और एक लेवल पे जाने के बाद बढ़ाऊँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये डाटा है ना, तो ये डिसीजन तो उसी के बेसिस के ऊपर हो सकती है। तो प्राइसिंग बढ़ानी भी है, लेकिन यूक्रेन की वार तो उसका रीज़न नहीं हो सकता, दिवाली उसका रीज़न हो सकता है, या उस समय उसके पास मेट्रो आई, उसकी टाइमिंग उसका हो सकता है। कोई नया 5 ईयर मास्टर प्लान गवर्नमेंट का आ गया, वो किस समय अनाउंस होने वाला है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर पर यूनिट मैं कमर्शियल में करूँ कि रेजिडेंशियल में करूँ, तो ये जानकारियाँ कहाँ से निकलेंगी? डाटा से ही तो निकलेंगी। वाओ! सो जम्मू जी, सेलिंग प्राइस को मुझे इंक्रीज़ करना है। शशुपंच में ये हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। करता हूँ तो सेल्स डिप होती है, कैश फ्लो डिप होता है। व्हाट्स द मिडल पाथ? सेलिंग प्राइस इज कंप्लीटली ए परसेप्शन। वाओ! सेलिंग प्राइस जब आपके प्रोजेक्ट में इनिशियली डिसाइड किया था, और मैं देखो तो फाइनेंस का बंदा हूँ, मुझे बड़ी बड़ी मार्केटिंग की बातें तो आती नहीं है, मुझे तो ये समझ आती है कि या तो मेरा प्रोजेक्ट लॉस में जाएगा या मैं प्रॉफिट में लेकर जाऊंगा। करेक्ट। अब जब मुझे ये बात की क्लैरिटी हो गई कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ चुके हैं, मेरा प्रोजेक्ट डिले हो चुका है और मेरे पास कोई सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस बढ़ाने के अलावा चारा क्या है? कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूँ तो वो मुझे पे क्यों करेंगे? तो अब यहाँ पर मैंने जो बात कही, वैल्यू प्रोपोजिशन, तो मुझे अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर काम करना है कि मैं ऐसा क्या बोलूँगा या कैसा क्या दिखाऊँगा जिसको देखकर या सुनकर वो मेरे बढ़े हुए प्राइस के ऊपर भी मेरा माल खरीदने को तैयार हैं। क्योंकि देखो फाइनेंस वाले बंदे कह रहे हैं कि भाई साहब अब लगाओ ना अपनी स्पेशलाइजेशन, क्रिएटिविटी, तो मैं लॉस में तो नहीं करने वाला इसको। तो वहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम नहीं कर पा रहे तो ये बहुत राइट समय है। हमने तो ना जाने कितने रियल एस्टेट वालों की करवाई जॉइंट वेंचर। जैसे ही आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं नाम नहीं ले सकता, एक बड़ा रिनाउंड बिल्डर है, वो इसी तरह के चक्रव्यूह के अंदर फंस गया था, तो हमने सिंपली क्या किया, दूसरे बिल्डर के साथ में उनका जॉइंट वेंचर कराया और कोलैबोरेशन के अंदर उनका नाम आया। तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन आते सार ही, सोचो गोदरेज ने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया हो, या तो क्या बात होने वाली है। करेक्ट, करेक्ट। तो दिस इज़ हाउ जस्टिफाई करना होगा ना उस वैल्यू प्रोपोजिशन को, क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि अल्टीमेटली जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा उसके सपने 100% फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड डिलीवरी मिले, वैसी मिले जैसी प्रॉमिस की गई थी। प्राइस इज नॉट ए इशू। एब्सोल्युटली। सो पेमेंट टर्म्स और कैश फ्लो बहुत डायरेक्टली इंटररिलेटेड हैं। करेक्ट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैंने जब प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल की डिज़ाइनिंग की है, तो हमने हमेशा ये माना है कि 60% ऑफ द प्रोजेक्ट हम इनिशियली डिस्काउंट देकर ही बेच देते हैं। 60% ऑफ द प्रोजेक्ट, और बाकी 40% प्रोजेक्ट जो है हम उसका एक लेवल कंप्लीट होने के बाद हम सेल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वीक वाइज, मंथ वाइज हमने पेमेंट का इंतजाम कर दिया। इसलिए पेमेंट की टर्म ऑक्सीजन है, तो पैसे का काम तो पैसे से होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मेरा प्रोजेक्ट, जितनी जल्दी मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पैसे आते हैं, यानी कि मेरे पास एफडीज के अंदर, सरप्लस के अंदर, रिजर्व के अंदर पैसा होना मोस्ट डिजर्विंग सिचुएशन है, एज कंपेयर टू मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, क्योंकि टाइमिंग इज एवरीथिंग इन रियल एस्टेट। सो आजकल सेल्फ फंडेड लैंड प्रोजेक्ट के बाहर लिखा जा रहा है कि सेल्फ फंडेड लैंड, 100% फुली पेड अप लैंड। व्हाट्स दैट कॉन्सेप्ट एंड हाउ इज दैट रिलेटेड टू कैश फ्लो? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया कंसेप्ट आया है, जब इंडिया में बहुत जगह देखा गया कि बिल्डर ने फार्मर से जॉइंट वेंचर पे लैंड ले ली, अपना कुछ नहीं लगा, एक मार्केटिंग कंपनी बनाई, लोगों की बुकिंग लेते रहे और कंस्ट्रक्शन करते रहे और उस पे का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर डाइवर्ट करते रहे। लोग पक गए, थक गए, परेशान हो गए। तो अब उन्होंने रिनाउंड बिल्डर डेवलपर की तरफ देखना शुरू किया, जो कि अपना खुद का पैसा लगाकर डिलीवरी की बात करते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, तीन एरिया डेवलप हो गए हैं।
नंबर 1। एक तो फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं इंडिया के अंदर, उसकी भी कुछ आरबीआई की और फेमा की गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर उन पैसा आता है। दूसरा, कुछ कुछ जिसको मैंने बोला कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनका एक जॉइंट वेंचर, उनका एक पूल बनता है जहाँ पर वो उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और तीसरा, जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम, खास करके गुजरात में तो हे मेरे भगवान, गुजरातीज़ तो क्या बताएँ। तो वहाँ पर जो है उन्होंने छोटे-छोटे फंड क्रिएट किए हुए हैं। तो पहले फंड क्रिएट होते हैं वाओ! और उन फंड से फिर वो एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं। तो क्राउड फंडिंग के अंदर में ये 3 तरह के प्रोपोज़िशन चल रहे हैं। एफडीआई, सब्जेक्ट टू नॉर्म्स, पूलिंग ऑफ द रियल एस्टेट एंड छोटे-छोटे फंड, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को तो साफ़ ही मना कर दिया ना कि करेक्ट। नहीं रियल एस्टेट के अंदर आपने फाइनेंस करना, क्योंकि उसकी वजह से आर्टिफ़िशियल प्राइस इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर। तो जब बैंकों का पैसा बंद होगा, तो इन 3 तरीकों से पैसा अवेलेबल है। तो क्या एक डेवलपर एफडीआई अट्रैक्ट कर सकता है? 100% यस। हाउ इज़ दैट? हाँ। हालाँकि हालाँकि सीधा-सीधा अगर हम बात करेंगे, तो इसके अंदर फेमा के और आरबीआई के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, जिसके अंदर ओनरशिप किसके पास रहेगी और लैंड के अंदर लिमिटेशन है, उसके एरिया के ऊपर लिमिटेशन है। लेकिन ये कुछ एक प्लानिंग का विषय है कि मेरी लीगल स्टेटस मेरी इस कंपनी का क्या है और जो मेरी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी मैंने बाहर इनकॉर्पोरेट की है टैक्स हेवन के अंदर, उसका लीगल स्टेटस क्या है। तो ये कुछ ऐसा विषय है जो कि पर्सनलाइज़ प्लानिंग के अंदर हो सकता है, लेकिन आपके सवाल का जवाब है, ऐसा ही हो रहा है। वाओ! तो क्या एक डेवलपर आईपीओ के बारे में सोच सकता है और अरे! कैसे? बहुत आप देखिए, आईपीओ के देखिए, बिज़नेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और ओनर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेरा ये मानना है कि किसी भी बिज़नेस रियल एस्टेट डेवलपर को 1, 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही प्रोजेक्ट बढ़िया डिलीवर करने होते हैं और उसके लिए बाद में वो अच्छे तरीके से आईपीओ के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अब उसके प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, उसको बड़ा सिलेक्टेड होना है, बड़ा चूज़ी होना है और कोर टीम को डेवलप करना है और अपनी कोर एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है और अब वो 3 साल के टाइम स्पैन के अंदर तैयार है। अगर आज कोई सोच रहा है कि मुझे आईपीओ लेके आना है, तो 3 साल का समय उसके ऊपर आप लगाएँ और उसके हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स को आप डिलीवर करें और स्काई इज़ द लिमिट। तो अगर डेवलपर को लेट्स से एक आईपीओ लेकर आना है, तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी? मिनिमम रिक्वायरमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो है जी एसएमई एनएससी और एक एसएमई बीएससी है और फिर एक मेन बोर्ड है। तो यहाँ पर हम उसकी लिस्टिंग करवा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द रियल एस्टेट, तो हमने देखा कि उसका जो पैट है वो 10% आ रहा है और उसकी टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ या उससे ऊपर जा रही है। तो मान लीजिए 40 करोड़ भी है, 40 करोड़ और 4 करोड़, ये बेयर मिनिमम उसने क्राइटेरिया मीट किया और पिछले 3 सालों में से कम 2 सालों के अंदर में उसका प्रॉफिट था, तो ही इज़ गुड टू गो फॉर एसएमई आईपीओ लिस्टिंग करने के लिए। और फिर जैसे-जैसे समय बीतेगा, लिस्टिंग आएगी, वैल्यूएशन आएगी, फिर उसको एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। जैसे-जैसे उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, हम उसके एम्प्लॉइज़ को भी एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन ऑफ़र करने वाले हैं और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो कम से कम 10% का आप पैट मान के चलिए रियल एस्टेट के अंदर और टर्नओवर का क्राइटेरिया 40 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट भी है, तो भी हम बात कर सकते हैं। Wow, that's amazing. Means a developer can also think of getting on IPO and getting on the stock exchange. Absolutely, yes. And there are number of people who are already registered belonging to the real estate industry. तो आईपीओ का एक डेवलपर डेवलपर एक आईपीओ लेकर आता है, उससे वेल्थ कैसे जनरेट हो सकती है उसकी? देखिए, वेल्थ करती है मल्टीप्लाई। मेरे एक जानकार रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जब वो आईपीओ लेकर आए एनएससी के अंदर, उस समय उनकी वैल्यूएशन थी 40 करोड़ की। अंकुर भाई 40 करोड़ की। आज उसकी वैल्यूएशन है 4,800 करोड़ की। वाओ, उन्होंने 25% शेयर होल्डिंग डाइल्यूट की थी। यानी दैट्स इट। 40 करोड़ का 25% यानी कि 10 करोड़ 10 रुपए। करोड़, करेक्ट।
और 75 उनके पास है। अब वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट डिलीवर करते चले जा रहे हैं, एफडीआई उनके साथ में जुड़ती चली जा रही है और आज कंपनी की वैल्यूएशन 4000 करोड़ हो गई है। तो जो इनका वाला हिस्सा था, आप देखिए 30 करोड़ से ये कहाँ चले गए हैं? 4800 करोड़, माय गॉड। सो 30 करोड़ से 4800 करोड़, दैट्स द पावर ऑफ आईपीओ, दैट्स व्हाट यू दैट्स द सेइंग। पावर ऑफ आईपीओ, यस। फैंटास्टिक। इट्स अ गेम ऑफ वैल्यूएशन। देखिए हमारे बिजनेस का जो पोटेंशियल है, तो वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन है कि मार्केट आपके बिजनेस को फ्यूचर के पोटेंशियल में कैसे देखती है, कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर नए प्रोजेक्ट लाते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं, हाई क्वालिटी, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाते हैं, डिलीवर करते हैं। तो अब मार्केट के अंदर आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो गई है, तो वहाँ से परसेप्शन बननी शुरू होती है, जो कि 10 रुपये का शेयर था, आज 950 रुपये के शेयर के ऊपर वो मार्केट के अंदर है, जो कि उसकी फ्यूचर वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूशन निकल के आती है उससे। तो यानी कि आपने अपने शेयर को करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी उनके पास जो 75% शेयर है, उसमें से 5% शेयर भी डाइल्यूट करते हैं, तो उनको 200 करोड़ रुपए उनके बैंक में आते हैं। बट एज अ डेवलपर, जब मैं जब डेवलपर से मैं बात करता हूँ, तो आईपीओ को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे बड़ा जो मिथ है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि वी आर नॉट एलिजिबल, एंड यहाँ पर जो सर्कल रेट और बुक्स ऑफ अकाउंट का जो इशू है और रजिस्ट्री का जो चक्कर है, उस वजह से 70 to 80% डेवलपर जो कि एक पर्टिकुलर लेवल को कभी ज़िंदगी में क्रॉस कर ही नहीं पाते, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ही वो छुपे रह जाते हैं। पॉइंट क्या है? जैसा मैंने बताया कि इस माइंडसेट को छोड़ना होगा और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर अब आपको बढ़कर आगे आना होगा। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आईपीओ की दुनिया। वाओ। सो प्रॉफिट, कैश फ्लो एंड देन वेल्थ की अब हम बात कर रहे हैं, तो तीनों का क्या इंटर रिलेशन है? देखिए, प्रॉफिट बिजनेस में है तो वही ग्रो करेगा, कैश फ्लो उसकी ऑक्सीजन है। तो अब देखिए, ग्रोथ और ऑक्सीजन से करना क्या है? जैसे मैं बोलूं कि ठीक है जी, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, मैंने सांस भरी, ऑक्सीजन अपने अंदर ले ली, अब मान लो ये कैश फ्लो है, अब इसका मैं करूंगा क्या? अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू इंक्रीज द वैल्यूएशन, यानी कि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आप देखो एलन मस्क की कंपनी की क्या वैल्यूएशन थी और आज क्या वैल्यूएशन है। धीरू भाई अंबानी की कंपनी की क्या वैल्यूएशन थी, आज क्या वैल्यूएशन है। अडानी इस वैल्यूएशन के बेसिस पे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो जो कंपनियां हैं, तो वैल्यूएशन इज अल्टीमेटली इज एन एसेट, बिजनेस इज एन एसेट। तो वो आपकी वेल्थ पोर्टफोलियो में जितने भी रिचेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ हैं, अगर आप उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे, अब देखेंगे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, गोल्ड इतना है, सिल्वर इतना है, इतने की प्रॉपर्टियां हैं, वो होंगी 1% ऑफ द टोटल नेटवर्थ। 99% उनके बिजनेस की वैल्यूएशन ही तो है, दैट इज अ वेल्थ क्रिएशन। तो शेयर होल्डर की वैल्यूएशन को बढ़ाना, आप ये कह रहे हैं कि वो एक डेवलपर का मेन केपीआई है, इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। तो रियल एस्टेट डेवलपर इज ए इन्वेस्टर ऑल्सो ना। आज उसने 25% डाइल्यूट कर दिया पब्लिक को, 75 तो उसके पास है। करेक्ट। अब उसको ना केवल एज ए सीईओ देखना है अपने बिजनेस को, बल्कि 75% की इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में की है, एज ए इन्वेस्टर भी देखना है उसको। तो आज हम एफडी कराते हैं 1 लाख की, तो एक्सपेक्ट करते हैं ना 1,10,000 की हो जाएगी। करेक्ट। तो आज बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट की है रियल एस्टेट डेवलपर ने, तो सिर्फ बिजनेस ही है, जो परसेंटेज में नहीं बढ़ता। ROI 33%, ROI 40%, ये मल्टीप्लायर में बढ़ता है। वाओ। 30 करोड़, 300 करोड़, 3,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये एक्स में बढ़ता है। बिजनेस का एसेट मल्टीप्लाई करता है, ये है कंपाउंडिंग इम्पैक्ट बिजनेस की वैल्यूएशन का। अगर मैं बात करूं टुवर्ड्स द एंड, जगमोहन जी, एक डेवलपर है, वो कह रहा है ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है, पहले उसको कैसे समेटूं, उसको समेटूं या वेल्थ क्रिएट करूं, तो उनके लिए आपका क्या टेक है? देखिए, उनके लिए मेरा बड़ा सिंपल सा कहना है कि बड़े प्यार से, शांति से आंखें बंद करें और डिक्लेयर करें, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। वाओ। और उसके बाद सबसे पहले अपने बिजनेस के लीगल टाइटल को क्लियर करें। क्या आपका बिजनेस एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका लीगल टाइटल क्लियर किया।
अब इस बिज़नेस के अंदर क्या वो 4 फाउंडेशन पिलर आपने लगा दिए, एक मार्केटिंग एंड सेल्स का चेहरा, एक ऑपरेशंस का चेहरा, एक एचआर एडमिन का चेहरा और एक फाइनेंस अकाउंट का चेहरा। और रियल एस्टेट डेवलपर जो पूरे के पूरे बिज़नेस को लीड कर रहा है, ही इज़ द सीईओ ऑफ द बिज़नेस। ये स्ट्रक्चर आपने बताया बनाया। और उसके बाद अब बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले बनेगा सक्सेस का नक्शा। अब सक्सेस के नक्शा में क्या आएगा? उस कंपनी का पूरा कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस बनेंगी, उसकी प्रोजेक्ट वाइज़ प्रॉफ़िटेबिलिटी शीट बनेगी, उसका बजट बनेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर उसको टीम दी जाएगी, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा और वीकली और मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। And for the mid-scale developers, those who have finance team, but still they lack these principles, what you told, what would be your piece of advice for them? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम एंड सेटअप द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रोल, वीकली और मंथली के स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द डे। Fantastic. So if any developer, let's say, wants to seek help from you, Jagmohan, on, let's say, setting up the system, setting up of the financial controller, what would be the first step you would guide them? देखिए, रियल एस्टेट मेरे बिल्कुल दिल के करीब है क्योंकि मैंने भी जीएसए टावर क्रिएट किए हैं और 24 साल हो गए हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी हमने बनाई हैं। तो मैंने रियल एस्टेट के लिए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम बनाया है। Wow. तो आई कॉल इट फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर रियल एस्टेट। तो उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करते हैं और जिससे बिजनेस हमेशा रहता है प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। और क्या इस फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को किसी भी स्केल पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? किसी भी स्केल पर, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सेम है। हाँ, ये है कि अगर उसका स्केल बड़ा है तो उसमें इंटेंसिटी और टूल्स और टेक्नोलॉजी थोड़ी डाइवर्सिफाई ज़्यादा हो जाएगी और हमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। फाउंडेशन लेवल पे प्रिंसिपल सेम है, बस थोड़े एफर्ट और वर्किंग के अंदर उसका स्केल के अंदर इम्पैक्ट आता है उसका। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। सो दैट मीन्स इस फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को छोटे से लेकर बड़ा डेवलपर इंप्लीमेंट कर सकता है, 3 महीने के अंदर कर सकता है। व्हाट दे जस्ट नीड टू डू इज, दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम फ्रॉम यू एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। Thank you. So thank you so very much, Jagmohan Bhai, for थैंक यू। accepting my invitation, coming up over here and sharing this golden wisdom. This was truly pure gold. This is what I can say. Like थैंक यू। 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, थैंक यू। तो आपने 24 कैरेट गोल्ड दिया है आज के इस कैश फ्लो सेशन के अंदर। थैंक एंड आई एम श्योर कि ये बहुत सारे डेवलपर्स को देखते ही एक क्लियर कट पाथवे देगा कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, किन गलतियों से उनको बचना है और आगे कैसे उसको इम्प्रोवाइज करना है। दैट इज वॉट यू हैव शोन अ वेरी क्लियर टॉर्च लाइट ऑन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बिल्ड लेगेसी शो, जहाँ होती है रियल बात रियल बंदों के साथ। सो थैंक यू सो मच